नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में आज भाग लिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान मंजूर किए थे, केवल 13 लाख मकान, और इसमें से भी केवल 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। अब आप स्वयं इस अंतर को देखिए कि कितना बड़ा अंतर है। कहा 13 लाख मकान स्वीकृत हुए, उसमें से 8 लाख बने, वहीं इन 9 सालों में 4 करोड़ से भी अधिक पक्के मकान बनकर तैयार हो गए हैं, लोगों को मिल चुके हैं। क्योंकि यह सरकार अंत्योदय को अपना ध्येय मानकर काम कर रही है, इसीलिए इसके परिणाम कितने अलग हैं ये सबके सामने दिखाई देते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा और सुशासन के आधार पर विकास की एक नई परिभाषा लिखने का काम किया है। और जितनी भी योजनाएं आज देश के अंदर स्वीकृत हुई हैं, वो सारी योजनाएं इसलिए स्वीकृत नहीं हुई हैं, इसलिए योजनाएं नहीं लाई गई हैं कि कुछ लोगों ने उन योजनाओं की मांग की है। आज वो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिन योजनाओं की जनता को आवश्यकता थी, गरीब जनता को आवश्यकता थी, समाज के अंतिम छोर में जो लोग रह रहे हैं, गरीबी का जीवन जो यापन कर रहे हैं, उनको उसकी आवश्यकता थी। उनकी आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम शुरू किया गया है। आज जिस देश के अंदर शोषितों और वंचितों का आज सशक्तिकरण हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमने विकास के अनेकों काम, नए नए काम शुरू किए हैं। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। आज कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है। अभी मैं चूंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर बहुत बड़ा औद्योगिकरण इस क्षेत्र। उत्तराखंड कांग्रेस में सरकार द्वारा किए जा रहे अनन महोत्सव पर तंज कसा है। दरअसल राज्य सरकार प्रदेश में मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने की पहल कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक तरफ गांव से लगातार पलायन हो रहा है, जंगली जानवर लगातार किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। सरकार ने इस ओर कोई एक्सरसाइज नहीं की है, ना तो मंत्री और ना ही विधायक अपने गांव में रहते हैं। जोशी ने कहा कि सबसे पहले मंत्री और विधायक अपने गांव में रुके और खेती को बढ़ावा देने के लिए खुद हल चलाए, तब जाकर इस अन्न महोत्सव अभियान को सफलता मिल सकती। देखिए, मोटा अनाज जब पैदा होगा तब बढ़ावा दोगे ना। खेत खलिहान बंजर पड़े हैं, बंदरों से, जंगली जानवरों से खेती को नुकसान हो रहा है। प्रतिदिन आप ये बताइए कि 250 के लगभग लोग पलायन कर रहे हैं, गांव में आदमी नहीं है। आप कहां से मोटे अनाजों को पैदा करोगे? क्या सरकार की रूपरेखा क्या है? क्या रोड मैप है मोटे अनाज पैदा करने के लिए? क्या मंत्री जी हल चलाएंगे? चलाया मंत्री जी ने कभी खेत देखा? मंत्री जी खुद ही पलायन करके यहाँ आ चुके हैं। वो गए अपने घर पर कभी उनको पता भी है मेरा घर कहां पर था? तो ये सब बातें हैं, बनावटी बातें हैं। अगर आप कोई चीज करने जा रहे हैं तो पहले आपने अपने से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मंत्री लोग या विधायक लोग स्वयं गांव में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि उसका फायदा मिलेगा। इस तरीके के इवेंट करके 5 स्टार कल्चर, 5 स्टार होटलों में आप इसके इवेंट करेंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये देखना जरूरी है कि आप ये देख लीजिए 2001 में मोटे अनाज का रकबा कितना था जब राज्य बना था 2000 में, और आज वो घटकर कहां पहुंच गया है। इस तरह अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सल्ट विधायक महेश जीना ने मौलिकहाल में मल्टी लेवल कार पार्किंग के निर्माण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने बताया कि 4,55,18,000 रुपए की लागत से टैक्सी पार्किंग बनाया जा रहा है। निर्माण एक कार्यदायी संस्था C&DS रानीखेत द्वारा ये काम कराया जा रहा है। पार्किंग भवन को 765 स्क्वायर मीटर एरिया में 2 फ्लोर में निर्माण कराया जाएगा। इसमें 28 गाड़ियां एक फ्लोर में और कुल मिलाकर
शुरुआत में 52 गाड़ियां पार्किंग की व्यवस्था हो सकेगी। टैक्सी स्टैंड का जो शिलान्यास किया है आपने, भूमिपूजन किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारे सल्ट मंडल की काफी पुरानी मांग थी और इसको हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे को 5 सितंबर को दी गई थी और इसका कार्य अभी CNS के द्वारा शुरू हुआ है। इसकी लागत लगभग 4,55,00,000 रुपए के आसपास की है और जल्दी ये एक भव्य पार्किंग बन रही है, क्योंकि इसको हम इस दृष्टि से देख रहे हैं कि कल को यहाँ पर जब टूरिज्म बढ़ेगा तो होटलों के की संख्या भी बढ़ेगी और उस समय जो पार्किंग की कठिनाई होगी उसका भविष्य का सोच। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हाई स्कूल इंटरमीडिएट रिजल्ट का परिणाम निराशाजनक आने पर पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हाई स्कूल इंटर का परिणाम निराशाजनक अवश्य हुआ है, परंतु सरकार इसकी समीक्षा करेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक समीक्षा और रणनीति बनाई जाएगी, जिससे आने वाले सालों में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अटल उत्कृष्ट विद्यालय उत्तराखंड प्रदेश में बनाए गए और यह इस संकल्प के साथ बनाए गए कि इन स्कूलों को CBSE बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी, इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा और प्रमाण का परिणाम ये आया कि प्राइवेट स्कूलों से भी अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम काट के सरकारी सिस्टम पर विश्वास करते हुए अपने बच्चों का दाखिला अटल उत्कृष्ट विद्यालय में कराया और लोगों ने इतना विश्वास किया कि सरकारी स्कूलों में जहाँ कोई आने को तैयार नहीं होता था, कक्ष खाली होते थे, इन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्र संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको कमी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दृष्टिकोण ये पिछले सरकारों ने 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमारे पूरे प्रदेश में खोले थे, लेकिन इतने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाने के बाद जो परीक्षा का परिणाम है वो इतनी दयनीय और इतनी ज़्यादा खराब होगी, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की शिक्षा मंत्री और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान न दें। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा जनपद के क्रौंच पर्वत में स्थित कार्तिक के स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सतपाल महाराज ने दक्षिण भारत से आए शिवाचार्य और गुरुजनों के साथ पूजा अर्चना कर प्रतिभाग कर लोगों और दक्षिण भारत से आए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कार्तिक स्वामी मंदिर में 108 बालमपुरी शंख से पूजा और हवन किया गया तथा दक्षिणी व्रत से स्वामी कार्तिकेय का जलाभिषेक किया गया। क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि हमारे जो है प्रमुख स्थल जो है आगे प्रसिद्धि को प्राप्त करें, टूरिज्म मैप के अंदर उभर करके आए और आपने देखा होगा कितना यहाँ समुदाय आया हुआ है, बड़े हमारे यहाँ पर गुरुजन आए हुए हैं और ये बहुत क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि हमारे जो है प्रमुख स्थल जो है आगे प्रसिद्धि को प्राप्त करें, टूरिज्म मैप के अंदर उभर करके आए और आपने देखा होगा कितना यहाँ समुदाय आया हुआ है, बड़े हमारे यहाँ पर गुरुजन आए हुए। एसएसपी पंकज भट्ट ने ग्वार पड़ाव में हुए नदी हत्याकांड का खुलासा किया। हत्याकांड के खुलासे को लेकर कई तेज तर्रार पुलिसकर्मियों की टीमें लगाई गई थी। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी न होना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। आखिरकार 12 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने नंदी के असल कातिल तक पहुँच गई। नंदी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का पड़ोसी के यहाँ रहने वाला किराएदार निकला है। आरोपी द्वारा गिरवी रखा नंदी का मोबाइल कातिल तक पहुंचने का रास्ता बन गया। गौरतलब है कि विगत 5 मई को गौरा पड़ाव हैडा गजर स्थित नंदी देवी का उसी के घर में हत्यारे ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस के बाद जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो कई सबूत जुटाए, लेकिन पुलिस कातिल तक पहुंचने में नाकाम रही और आज एसएसपी ने हत्या का खुलासा किया है।
नंदा देवी उनकी जो हत्या है वो 4/5 को आपका 1:45 में उनके दामाद रोहित द्वारा जो है मुकदमा लिखवाया गया। जब उनका फ़ोन नहीं मिला तो वो 1:45 पे घर में पहुंचे। घर में आपका जो है दरवाज़ा खुला हुआ था, वो अंदर गए तो वहाँ आपका कारपेट पे जो है आपका खून गिरा हुआ था। पूरी गैलरी में खून के निशान थे और उनके द्वारा जब बाथरूम में देखा गया तो डेड बॉडी वहाँ पे थी। उनके गले में फंदा भी लगा था। सेंसेशनल मर्डर था। आसपास में सीसीटीवी कोई भी नहीं थे जो साफ दिख रहे हों। इसमें आपका कोई भी सर्विलांस का कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी, इसलिए इसको पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया। इसमें काफ़ी टीमें गठित की गई हैं। इसमें नज़दीक के सारे थाना अध्यक्षों को, सारे चौकी इंचार्जों को लगाया गया। सत्यापन की कार्रवाई लगातार की गई कि कोई आदमी मिसिंग तो नहीं है। इस क्रम में ये पता चला कि मनोज पुरी जो बरेली का रहने वाला है और गोला में काम करता है, वो मिसिंग है 9 तारीख से। 9 तारीख से वो नहीं दिखाई दिया है। इसके आधार पर पुलिस ने जब आगे जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये जुआ खेलने का शौकीन है और एक जगह ये जुआ खेलने गया था। उन लोगों से पूछताछ में ये चीज़ आई कि ये 500 रुपये में मोबाइल गिरवी रखे गया है और इसके द्वारा बताया गया है कि ये कुछ दिनों बाद में आकर के 500 रुपये दे करके मोबाइल छुड़ा ले जाऊँगा। वो वही मोबाइल था जो नंदा देवी का था और वो सीन ऑफ क्राइम से गायब था। पुलिस ने उन सबसे गहनता से पूछताछ की। उसके आधार पर उसका मनोज पुरी का घर, जहाँ वो किराए पर रहता था, वो घर तलाशा, वहाँ से वो मिसिंग था। इस आधार पर पुलिस द्वारा उसकी खोजबीन की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन सबसे गहनता से पूछताछ की। उसके आधार पर उसका मनोज पुरी का घर, जहाँ वो किराए पर रहता था, वो घर तलाशा, वहाँ से वो मिसिंग था। इस आधार पर मुख्यमंत्री धामी द्वारा सरकारी भूमि अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर अब अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिले के सभी तहसील में एसडीएम के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी वंदना ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पड़ताल की जा रही है और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश में जो विभिन्न सरकारी भूमि पर अलग अलग स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। सभी तहसीलों में इसको मिशन मोड में इंक्रोचमेंट का जो रिमूवल है उसकी कार्रवाई को किया जाए। वही लालकुआं नगीना कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों के घर में रेलवे द्वारा अतिक्रमण खाली कराए जाने की नोटिस चस्पा करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विगत कई दशकों से नगीना कॉलोनी में वे लोग रह रहे हैं। ऐसे में लगातार रेलवे द्वारा उनकी भूमि बताकर नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने की बात कहकर कॉलोनी वासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन तो दूर की बात, उनसे वोट मांगने वाले विधायक भी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ग्रामीण हल्द्वानी आकर धरने देने पर मजबूर हैं। मेरी उम्र आज कम से कम 28 साल की हो गई है। मैं पैदा भी वहीं हुआ हूँ। मेरे पिताजी कम से कम उससे पहले से 10 साल से वहीं रहते हैं। मेरे माताजी भी वहीं रहती हैं। उसके बाद मेरी शादी भी उसी बस्ती में हुई है। अब रेलवे वाले कभी हम लोग जब कंपनी में रहते हैं या कहीं कामों में रहते हैं तो रेलवे विभाग के पर कुछ लोग आते हैं, वो जगह जगह नोटिस छिपा के चले जाते हैं। ना ही उनके पास कोई प्रूफ है, ना कोई संसाधन है। मैंने खुद अपने नाम से कई जगह ITI लगाई हैं। मैंने अपने विशाल गुप्ता के नाम से ITI लगाई है, लेकिन मेरे पास ITI का जवाब आया है, उसमें रेलवे के पास कोई उनके पास स्थायी कोई चीज़ है। मैं बिंदु गुप्ता, मैं वैसे प्रगतिशील महिला के एकता केंद्र की अध्यक्ष हूँ, बतौर नगीना कॉलोनी संघर्ष समिति की भी अध्यक्ष हूँ। और ये लगातार हम 3 साल से इस लड़ाई को बना के रखे हुए हैं। लगातार जो रेलवे प्रशासन लगातार जो लोगों के बीच में आतंक फैला रहा है और लगातार जो नोटिस चस्पा करके जा रहा है, उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये इस तीसरी बार ये हुआ है ऐसा कि 3 तारीख से अब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा ये मानना है कि रेलवे की ज़मीन नहीं है, वो ये ज़मीन है जंगलात की ज़मीन है और रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लगातार RTI के तहत लगातार लोगों से मांग रहे हैं। हर जगह वहाँ पे 2-2 स्कूल बने हुए हैं, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है और बिजली की व्यवस्था है, स्थायी निवास है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे वोटर जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। तो जिसमें जब मतलब चुनाव जब होते हैं
तो उसमें बड़े मज़े की बात ये होती है कि लोग आते हैं और लगातार जो चीज़ें मुहैया जो रजिस्ट्री वाली ज़मीनों के लिए मुहैया चीज़ें हैं। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने उत्तरी हरिद्वार के एक आश्रम पर नगर निगम की जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाते हुए कब्जे को हटाया। कांग्रेस पार्षदों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची मेयर अनीता शर्मा ने खुद प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने की जमीन पर लगाई गई 3 शेड को तोड़ डाला। मेयर का कहना है कि प्रदेश भर में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के संरक्षण के चलते कुछ लोग निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की जमीन पर जहां भी कब्जा होगा उसे हटाया जाएगा। तो आज मैंने मुख्यमंत्री जी का खुद बयान पढ़ा कि भाई सरकारी ज़मीनों पर से कब्जे हटने चाहिए, तो उनका काम हमने इनको करना चाहिए था। वो काम जो इन्होंने नहीं किया वो आज हमने किया है। तो सब जगह जहाँ पे कब्जे होंगे वहाँ तुरंत कब्जे ऐसे ही हटे जाएंगे। हटेंगे तो किसका कब्जा था मैडम? ये सामने आश्रम से है, निगम की प्रॉपर्टी है। किसने कब्जा? ये सामने आश्रम है, इसकी अवैध कब्जा है और इसको हटाना इन्हें अधिकारी को चाहिए था और इन्हीं की सहाय पे ये हो रखा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज जो इतना बड़ा हम लोग यहाँ पार्षद लोग हम सब आए हैं, तो ये हम लोगों ने सबने हटा दिया। अब मेयर को खुद आके फावड़ा हाथ में लेके हटाना पड़ रहा है। क्या करें जब कोई आने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। कोई आता है, जनता ने हमें जिताया है, जनता के हम जो भी जनता का आभार जब व्यक्त कर रहे हैं। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले क्षेत्र के किसान तहसील परिसर में इकट्ठा हुए और देश को मेडल देने वाली बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। उनके साथ हुए दुराचार का विरोध किया गया और अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा। वहीं किसान नेताओं ने बताया कि देश की बेटियों जिन्होंने देश को मेडल दिलाया वे जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं। उनके साथ सरकार के मंत्री द्वारा दुराचार किया गया, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। बेटियां जंतर मंतर पर जिन्होंने देश को मेडल दिया वो धरने बैठी हुई हैं। उनके साथ जो दुराचार हुआ है वो मंत्री अभी तक अपने ने इस्तीफा नहीं दिया है। सरकार उसे प्रोटेक्शन दे रही है। उसके खिलाफ चेतावनी के तौर पर आज ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये है कि SYL नहर निकल रही है, शारदा यमुना लिंक, जो कि हमारे दूसरे प्रदेशों को पानी पहुंचाने का काम करेगी नेपाल बॉर्डर से, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से ही होनी है। तो उसकी जो रूपरेखा हमें स्पष्ट नहीं की गई है। सरकार को चाहिए कि वो पहले इस किसान को बताएं कि वो नहर कैसे बननी है, उसमें क्या फ़ायदा होगा और क्या मुआवजा मिलेगा। इसका कुछ भी मैंने किसानों को नहीं बताया गया। चिन्हित कर दी गई हैं, निशान लगा दिए गए हैं। अगर हम उनसे अपनी पूरी जानकारी मांगेंगे और इसकी जानकारी हमें पूरी मुहैया नहीं कराएगी तो हम आगे का जो काम इनका रोक देंगे। ये जो ज्ञापन दिया गया है संयुक्त मोर्चा भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिया गया है और ये ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से दिया गया है उप जिला अधिकारी द्वारा। और ये जो कई माह से हमारी खिलाड़ी बिटिया जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो कई माह से अपनी आवाज़ जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह, उनके खिलाफ उन्होंने कोई आवाज़ उठाई थी और वो उन्होंने जो उन पर अपना मांग करी थी कि ये हमारा शोषण कर रहा है और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करी थी कि ये हमारा शोषण कर रहा है और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वो उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं। मुद्दा था वो जो देश की हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं उनके समर्थन में और दोषी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है हमने। जो हमारा मेन मुद्दा था वो ये था और किसानों की काफ़ी समस्याएं निकल के आई हैं। SYL का एक मुद्दा जो पहले हरियाणा पंजाब में चल रहा था वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। उसकी अभी रूपरेखा तैयार की जाएगी और अभी उसमें देख। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में समय समय पर GST विभाग की कार्रवाई के बाद जसपुर व्यापारियों में GST विभाग के खिलाफ आक्रोश है, जिसको लेकर आज जसपुर व्यापार मंडल ने क्षेत्र के सभी व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं जसपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरुण गहलोत ने बताया कि सभी व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई। पीछे GST के विभाग द्वारा कई बार शहर में छापेमारी की गई है और क्षेत्र में एक मैसेज वायरल हो रहा है कि विभाग द्वारा सभी दुकानों का GST सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर चर्चा की गई।
ऐसा है, जसपुर में अग्रवाल सभा में जो हमने मीटिंग रखी है, अभी पीछे हमारे यहाँ जीएसटी की टीम ने काफ़ी छापेमारी की है और एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि यहाँ सभी दुकानदारों का जीएसटी सत्यापन किया जाएगा कि मौके पे दुकान है या नहीं है, इस तरह से। तो एक तो उस मैसेज को लेके सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं कि सत्यापन के नाम पर अगर टीम यहाँ आती है तो व्यापार मंडल को विश्वास में लेके तब वो सत्यापन करने जाएं, अन्यथा ना जाएं। इसके लिए सर्वसम्मति से सारे व्यापारियों ने ये प्रस्ताव पास करा। अब इस मीटिंग के बाद हम लोगों ने तय किया कि हम एक लेटर पे लिख के पहले देंगे अधिकारियों को कि आप सत्यापन के लिए आएँ तो व्यापार मंडल को साथ लें। इस पर अगर वो सहमति जताते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर अगला कदम फिर मीटिंग करके। अवैध अतिक्रमण को लेकर विशेष धर्म स्थलों को टारगेट किए जाने के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबंधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड में अनेक धर्मों की मातोलंबी रहते हैं जिनकी अलग अलग इबादत गाह है, लेकिन पिछले कुछ समय से अवैध अतिक्रमण के नाम पर एक विशेष समुदाय की आस्था केंद्र मजारों को निशाना बनाया जा रहा है। हम कानून का पालन करने वाले जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अतिक्रमण विरोधी किसी भी मुहिम का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक समुदाय विशेष के इबादत गाहों मजारों को निशाना बनाया जा रहा है वे बहुत ही खेद का विषय है और सामाजिक ताने बाने, एकता और भाईचारे का नुकसान पहुंचाने वाला। देखिए, हमने यहाँ पर एसडीएम साहब से हमने जो मांग की है, हमने ज्ञापन पेश किया है उनको इस मामले को लेकर के। देखिए, हमारी पूरी मुस्लिम कौम आज गम के आंसू रो रही है, परेशान है। हम बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर शर्मिंदा भी हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों की कई सौ साल पुरानी जो मज़ारात थे, बल्कि उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तराखंड बनने से पहले जो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ उससे भी पहले से जो मज़ारात थे वो आज अवैध अतिक्रमण के नाम पर जो है वो उनको तोड़ा जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है प्रशासन शासन से, हुकूमत से कि उनको जो है इस तरह से जो है न तोड़ा जाए। जिस तरह और धर्म के लोगों को अपने मज़हब की जो है इबादत के लिए उनको जगह दी जा रही हैं, वैसे ही हमारे मज़हब के लिए भी हमें ये मज़ारात हैं, मस्जिदें, हमें भी इनके लिए जो है को किया जाए पूरा मामला, ताकि इस पर जो है हम जो है सुकून इत्मीनान बनाए रखें। चलिए, हमने ज्ञापन एसडीएम साहब को पेश कर दिया है आज और बड़ी शांति के साथ में हम शहर के जिम्मेदार हमारे साथ में सभा हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि ये बात हमारी अपना दर्द लेके यहाँ पर आए हैं और सभी लोग चाहते हैं जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। किसी पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर के उसके साथ ये सब कुछ करना वो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि मालूम है 1000 समथिंग कुछ जो धर्म स्थल तोड़ने की बात है, उसमें से लगभग 150 ही मुस्लिम समाज के धर्म स्थल हैं, बाकी धर्म स्थल जो हैं वो दिगर समाज के लोगों के हैं। उसमें एक में भी आज तक कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ मुस्लिम धर्म के स्थलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो लिहाजा एक पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार काम करें। 1980 के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशक में मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु पुलिस को निर्देशित किया गया है और मादक पदार्थों में लिप्त लोगों पर पैनी नजर रखने का आदेश भी दिया गया है। इसी क्रम में आज जसपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां उन्होंने चेकिंग के दौरान एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। काशीपुर में घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि जसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक महिला और पुरुष को 18 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि वे स्मैक उत्तर प्रदेश के बरेली से लाते थे और ऊंचे दामों में जसपुर क्षेत्र में बेचा करते थे। उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद लगातार जो क्षेत्र में अवैध या मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं ऐसे लोग के खिलाफ लगातार सुराग पतारसी की जा रही है और इनके खिलाफ जो भी इनके पास जो माल बरामद होता है उसमें इनको बरामद करके कार्रवाई की जा रही है। सभी थाने और चौकियों में इसके निर्देश दिए गए हैं। तो इसी क्रम में जसपुर पुलिस के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है। कल शाम चेकिंग के दौरान इसमें एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों को 18 ग्राम स्मैक के साथ और साथ ही साथ इनके पास जो स्मैक तोलने का इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है वो भी था और कुछ पैसे इनके पास से बरामद हुए हैं जो उससे पहले इन्होंने बिक्री करी उसके पैसे थे वो। और ये इसके साथ ही इन दोनों महिला और पुरुष को इसमें अरेस्ट किया गया है। पूछने पर ये बता रहे हैं कि ये लोग बरेली से ही स्मैक लेके आते हैं और यहाँ महिला कभी कभार अपने घर पर और कई बार बाहर भी इसको ले जाके बेचती है। तो महिला ये लंबे समय से इसकी शिकायत आ रही थी, तो कल इसकी अरेस्टिंग हुई है इसमें
और इसमें पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास है, बरेली में भी इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। इसी प्रकार इस व्यक्ति के ऊपर भी आर्म्स एक्ट का पहले से एक मुकदमा दर्ज है, दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। ये दोनों फिलहाल तो जसपुर में, लंबे समय से तो जसपुर में ही रह रहे हैं और मूल रूप से कहाँ के हैं इसके हम उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मुकदमे का कोटद्वार के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल के पहले दिन कोर्ट में 4 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अब अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ट्रायल के पहले दिन कोर्ट में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी, मां सोनी देवी, भाई अजय सिंह और ताऊ राजेंद्र सिंह की गवाही हुई। गवाही के लिए लक्ष्मण झूला पुलिस के विवेचना अधिकारी मनोहर लाल सिंह रावत को भी बुलाया गया था, लेकिन उनके बयान नहीं हो सके। अब अगली सुनवाई में विवेचना अधिकारी के बयान कराए जाएंगे। ये अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो मुकदमे की जो सुनवाई चल रही है वो कोटद्वार में यहाँ कोर्ट में चल रही है और हम उत्तराखंड महिला मंच की ओर से हम कुछ साथी नैनीताल और देहरादून से यहाँ आए इस बारे में जानकारी लेने के लिए कि आगे क्या हो रहा है। वैसे तो अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि अब यहाँ कोर्ट में जो गवाह हैं उनकी एक एक करके गवाहियाँ हो रही हैं। तो अभी कई और गवाहों की गवाहियाँ होनी हैं और उसके बाद मुकदमा किस ओर जाता है इस पर हम सब। अपने उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।